हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं 16 से लेकर के 30 तक के सॉल्यूशन। तो पहला प्रॉब्लम आ रहा है 16 वाला प्रॉब्लम। ये बोल रहा है मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या सॉरी द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलोज द पाथ एज शोन इन द फिगर। तो फील्ड लाइंस कौन सा पाथ फॉलो करेंगे हमें बताना है। देखो बेसिक प्रॉपर्टी, जब भी किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, ठीक है ना, तो कंडक्टर को यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 हो जाती है और जो भी फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर के आउटर सरफेस तक रहती हैं और उसके परपेंडिकुलर रहती हैं। तो ये पॉइंट यहां पर हम हाईलाइट कर लेते हैं कि फील्ड लाइंस are always perpendicular to surface of conductor। तो अब हमें और अंदर पूरी तरीके से इनसाइड द कंडक्टर फील्ड वैनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंडक्शन होगा और इंड्यूस चार्जेस जो होंगे एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर देंगे। अब आप इसमें ऑप्शन ढूंढो। तो ये तो हो नहीं सकता, कारण कि ये फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर किसी भी एंगल से नहीं दिख रही। ये नहीं हो सकता क्योंकि अंदर की तरफ फील्ड पॉसिबल नहीं है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, इस तरीके से आकर के ये फील्ड लाइन यहां से निकली, अंदर पूरी तरीके से फील्ड लाइन 0 हो गई। दैट मींस फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। दैट मींस आंसर नंबर डी करेक्ट है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन काफी काम का और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम 17 पर। अगेन फील्ड लाइंस के ऊपर बेस्ड ये सवाल है। बोला 3 पॉजिटिव चार्जेस और ऑफ इक्वल वैल्यू q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द रिजल्टिंग लाइंस ऑफ फोर्स शुड बी स्केच्ड एट। अब देखो ये हो नहीं सकता क्योंकि अगर तीनों चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इंटरसेक्ट कर नहीं सकती। ठीक, तो यहां से निकल के यहां जाने का तो कोई सीन ही नहीं है। तो ये फील्ड लाइंस हो गई इस तरीके से। ठीक, सिमिलरली इसकी फील्ड लाइंस भी इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यूं करके ये फील्ड लाइंस का पाथ स्केच हो जाएगा। अब आप इसमें से ऑप्शन मिला लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ये तो पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रोस्टैटिक की फील्ड लाइन इंड्यूस्ड फील्ड नहीं, वो बनाती है पर वो यहां नहीं आती, वो आती है आपकी जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो ये सर्कुलर पाथ में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, स्टैटिक चार्जेस की फील्ड है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से निकल करके पॉजिटिव में तो फील्ड लाइन जाने से रही। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्लोज लूप नहीं बना सकती। एक एक ऑप्शन अच्छी तरह समझना। अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे हिसाब से मैच ही कर रहा है। ये भी क्लोज लूप नहीं बना सकती, इसलिए ये ऑप्शन भी वैलिड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए सी हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 18 प्रॉब्लम कह रहा है इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय कैपिटल क्यू इज। तो इस कैपिटल क्यू पर लगने वाला हमें फोर्स निकालना है। देखो इस Q और Q के बीच के फोर्स का नाम F कर लेते हैं। ठीक है ना, F का वैल्यू बाद में देख लेंगे। तो अगर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड F हो गया तो ये 2F, ये 3F, ये 4F। तो हमेशा पहले डायगोनली अपोजिट वालों को रटाओ। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है। 2Q और इधर 4Q और यहाँ पर कैपिटल Q है। तो इसकी वजह से फोर्स F इधर आ गई, इसकी वजह से फोर्स 3F इधर आ गई। बचा कितना? 2F, वो भी इधर की तरफ। सिमिलरली अब इन दोनों को देखोगे, इसकी वजह से 2F इधर जाएगा और इसकी वजह से 4F इधर आएगा। बचा कितना? 2F इधर की तरफ। तो फाइनल कंसिडरेशन में 2F इधर और 2F इधर और दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट इधर आ गया और वो हो गया 2√2F। तो ये हो गई हमारे पास नेट फोर्स। ठीक है ना, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 2√2 टाइम्स F। अब बस वैल्यू डाल देते हैं। तो 2√2 F की वैल्यू होगी K, दैट मींस 1/4πε0 Q इंटू Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना हुआ? डायगोनल का आधा। डायगोनल हो गया √2a, तो ये हो गया a/√2। ये कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। तो a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये बना 2 और 2 4 से कैंसिल हो गया। तो √2/πε0 Q बाय a स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। अब आप ऑप्शन मिलाओ। तो Q √2, तो वो तो हमें दिख रहा है a में भी और वो हमें दिख रहा है c में भी, तो इसलिए b और d तो गए। πε0 a स्क्वायर, तो πε0 a स्क्वायर इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया ना आसानी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 19th नंबर प्रॉब्लम है। ये कह रहा है बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग देन इट्स वेट। तो अगर किसी बॉडी को रब करके आप चार्ज करते हो तो उसका वेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गए हैं या वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो जिस बॉडी पर भी चार्ज जाएगा, जैसे मान लो किसी अच्छा इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, प्रोटॉन तो जाने से रहा क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जिस बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे उससे दूसरी बॉडी पर चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है ना, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका मास कम हो जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मास बढ़ जाएगा। तो मे इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये हो गया 19th नंबर। अब 20 पर। 20 में हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इज। ये बोल रहा है इंडक्शन इफेक्ट द चार्ज नॉट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में चार्ज पे फर्क पड़ता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं पड़ता, जबकि उल्टा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। यानी जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो चेंज होता है, नेट चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन आफ्टर कंडक्शन बिटवीन टू कंडक्टर देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। दो कंडक्टर को अगर कनेक्ट करोगे तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
सी ऑप्शन, आफ्टर कंडक्शन बिटवीन टू कंडक्टर देयर चार्जेस बिकम्स इक्वल, तो चार्जेस इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनके डायमेंशन के ऊपर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डी मूविंग चार्जेस डज नॉट प्रोड्यूस, भाई वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। तो 20 में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। अब 21 पर आते हैं। 21 कह रहा है थ्री चार्जेस ईच स्मॉल क्यू कूलम आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन वाले चार्ज पर फोर्स निकालनी बड़ा आसान है। देखो इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, हमें इस पे फोर्स निकालनी है। इसने इधर फोर्स लगाया F, इसने इधर लगाया F, अब दोनों का रिजल्टेंट हम ढूंढ लेते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लो या कंपोनेंट कर लो, बात एक ही है, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो एफ नेट का फॉर्मूला लगाया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, और cos थीटा, थीटा कितना हो गया 90 प्लस 30, अब cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 होगा, तो ये हमारे पास आया अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर और साइन 30 हो गया 1/2, ये यहाँ से गया एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर गया, तो फाइनल आंसर एफ आ गया, हो गया ना सिंपल सा। तो आंसर मिला हमें के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अब आप ऑप्शन मिला लो के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 22 प्रॉब्लम कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ एयर देन इन ऑयल इज 25 एंड 5 न्यूटन। तो एयर में जो फोर्स है वो हमें दे रखी है 25 न्यूटन और ऑयल में जो फोर्स है वो हमें दे रखी है 5 न्यूटन। देन वी हैव टू फाइंड आउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल, तो बड़ा आसान है। तो ऑयल के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर जो फोर्स होती है वो एयर बाय के हो जाती है, ठीक है ना, के जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एफ ऑयल हो गया 5, ये हो गया 25, तो के की वैल्यू बड़ी आसानी से आ गई और ये हो गया 5, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब आते हैं 23 पर। 23 कह रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इफ पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड इनसाइड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो भी ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है बट पॉइंट चार्ज सेंटर पर नहीं है, पॉइंट चार्ज यहां पर है। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव फॉर पार्ट ऑफ सरफेस एंड नेगेटिव फॉर सम, ऐसा नहीं है। तो टोटल फ्लक्स जो हो गया वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होगा आधे में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। टोटल फ्लक्स डिपेंड अपॉन रेडियस, बिल्कुल नहीं करता। टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये भी गलत है। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, ये भी गलत है। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही गया। देयर इज नो पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर फ्लक्स है जीरो फ्लक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हम 24 पर। 24 नंबर प्रॉब्लम कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर यानी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम इसको लेते हुए चल रहे हैं। अब इसकी वजह से हमें फील्ड बतानी है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इन साइड में फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, आउट साइड में इनवर्सली होती है। तो ग्राफ अंदर स्ट्रेट लाइन बाहर डिक्रीजिंग या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल लो, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। ये आपका एक सिंपल थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं 25 पर। 25 की सिंपल प्रॉब्लम है, आपको बेसिक है, याद होना चाहिए। ये बोल रहा है कि एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, वो डिस्टेंस बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। तो रिंग का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। रिंग में जो E वर्सेस X ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है और इस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि होता है r/√2 पर, इस जगह पर फील्ड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू 2/3√3, ये भी याद होना चाहिए, k/r² होती है। तो ऑप्शन हो गया फिलहाल सी करेक्ट। अब आते हैं हम 26 पर। 26 कह रहा है फॉर द आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर, तो ये कंडक्टर आपको दे रखा है, पोटेंशियल एट ABCD R रिस्पेक्टिवली। अब देखो कंडक्टर के अंदर अंदर और सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है। तो ABC तो अंदर हो गए, D सरफेस पर हो गया, इन सब जगह पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। तो VA VB VC और VD आपस में इक्वल होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है थ्योरी बेस में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 27 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। तो भाई एक्सियल लाइन और डायपोल में जो फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट की तरफ होती है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो डायरेक्शन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे लिए बी करेक्ट हो गया। अब आते हैं 28 पर। 28 कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस मच, एक्सपीरियंसेस द टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल हैज लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो सिंपल फॉर्मूला बेस है, डायपोल के ऊपर लगने वाली टॉर्क का फॉर्मूला लगाया PE sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 4 न्यूटन मीटर, डायपोल मोमेंट हो गया QD और साथ में E, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो 4 चार्ज हमें निकालना है और सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10 की पावर -2। फील्ड की जो स्ट्रेंथ दे रखी है वो 2 × 10 की पावर 5 दे रखी है और sin 30 1/2 हो गया। यहाँ से आप बड़े आराम से Q का वैल्यू निकाल लोगे, मैंने निकाला हुआ है यार 2 × 10 की पावर -3 कूलम यानी 2 मिली कूलम हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब आते हैं 29 पर। ये आपका VR ग्राफ है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। आपको पता करनी है फील्ड एट R = 5 मीटर। अब फील्ड क्या होती है, फील्ड होती है -dV/dr और dV/dr।
और dr dv by dr क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो हमें स्लोप निकालना है। अब 5 वाले पर आप स्लोप चेक करोगे तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हर जगह स्लोप सेम रहता है, तो स्लोप की वैल्यू हो गई नेगेटिव tan थीटा, tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस 5 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया हमारे पास 2, तो माइनस का स्लोप आएगा 5/2, तो आंसर आ गया प्लस का 2.5 यूनिट वोल्ट पर मीटर, तो ऑप्शन हो गया प्लस 2.5 वोल्ट मीटर, दैट मींस ए करेक्ट हो गया। ये था आपका 29th प्रॉब्लम। अब आते हैं 30th प्रॉब्लम पर। 30th प्रॉब्लम कह रहा है a ring of radius r carries a uniform distributed charge plus q, तो ये रही रिंग और इस पे प्लस q का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। A point charge minus q is placed on the axis of ring at a distance 2r from the center, तो यहां से 2r डिस्टेंस पर माइनस q का चार्ज रखा हुआ है। is released from the rest then the particle, तो आप इसे यहां से छोड़ोगे तो एसएटम तो नहीं करेगा, एसएटम सिर्फ तब करता है जब x की वैल्यू यानी जिस पॉइंट से रिलीज किया जाए रेडियस ऑफ रिंग के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होती है, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा बट एसएटम नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो ये भी कंसेप्चुअली अच्छा सवाल माना जाता है, आपका इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए कि आप इसको देखो और फटाक से टिक मार दो। तो ये थे आपके 16 से लेकर के 30 तक के सॉल्यूशन। अब देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में 31 से 45। थैंक यू सो मच।